कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। जब फरवरी 2026 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा भी प्रयागराज में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। वहाँ मैं भी देने गया था। तो पेपर देने के बाद जब आंसर की आती है तो उसी समय हमने अपनी आंसर की डाउनलोड की थी। तो उसी आंसर की से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो साइंस के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर जो भी बच्चे देखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसको देख करके ज़रूर जाएं। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रमा के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 60 किलोग्राम वेट है तो पृथ्वी पर इस पिंड का द्रव्यमान और भार कितना होगा। यह एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मैं अपनी आंसर शीट से लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जब चंद्रमा पर भार 60 किलोग्राम होगा तो पृथ्वी पर जो है 6 गुना बढ़ जाता है। यानी चंद्रमा पर 6 गुना जब चंद्रमा पर कोई वस्तु है तो अगर पृथ्वी पर आती है तो 6 गुना बढ़ जाती है। तो 60 का 6 गुना डायरेक्ट 360 होगा। तो इसका जो है किलोग्राम कितना भार हो जाए, किलोग्राम में कितना आ जाएगा पिंड का द्रव्यमान 360 किलोग्राम। अब बात करते हैं 360 किलोग्राम वेट की। तो ये 360 किलोग्राम वेट कैसे होगा। जब ये 60 किलोग्राम यहाँ पे वेट है तो जब पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी पर जो भार है ये भार जो है तो हो जाएगा 360 गुणे 10 यानी 3600 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600 न्यूटन। ठीक है, कितना 3600 न्यूटन हो जाएगा। तो जब 3600 न्यूटन हो जाएगा 3600 न्यूटन तो इसका जब वेट निकालेंगे पृथ्वी पर भार निकालेंगे तो इसका जो 3600 न्यूटन अपान जी, नीचे जी आएगा तो जी की वैल्यू 10 दिया है तो 3600 में हम 10 का भाग दे देंगे। जब 10 का भाग दे देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 360 आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो रहा है 360 किलोग्राम और 360 किलोग्राम वेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी पुष्प का बतिकाग्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो कौन सी प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होगी। प्रभावित होने का मतलब किसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर बतिकाग्र उसका क्षतिग्रस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है बीज परिक्षेपण, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पंखुड़ियों और बाहुदलों का निर्माण, कोई प्रभाव नहीं। परागण और निषेचन पर प्रभाव पड़ेगा। फल परिपक्वन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी वर्तिकाग्र अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, यानी पुष्प का वर्तिकाग्र अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो परागण और निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको लगाने में टाइम लगेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप सभी लोग लगा लीजिएगा, देख लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेकर के जेमिनी से लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन एक वस्तु का अवतल दर्पण की केंद्र से परे रखा जाता है, अब बनने वाला प्रतिबिंब होगा। जो वस्तु है उसका जो है वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखा जाता है। परे यानी होता है दूर, परे का मतलब क्या हो गया, दूर। अगर वक्रता केंद्र से दूर रखा जाता है तो अब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अगर हम दूर रखेंगे वक्रता केंद्र के तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला क्वेश्चन है असंतुलित बल का गतिमान वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। असंतुलित जो वस्तु है उसका गतिमान वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है वस्तु को विरामावस्था में ले जाता है, वस्तु को तुरंत रोक देता है, या चाल या गति की दिशा में परिवर्तन करता है। क्या करता है, चाल और गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है अगर असंतुलित है तो। अगला क्वेश्चन आयन से संबंधित है। तो आयन से संबंधित पूछा गया है कि आयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके कौन सा कथन सही है, नेट आवेश वाले परमाणुओं के
नेट आवेश वाले परमाणुओं के समूह को बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो इसका आंसर है क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं के वृद्धि और मरम्मत प्रतिस्थापन करने के लिए। यानी जो पुरानी कोशिकाएं मर चुकी होती हैं उसको पुनः से स्थापित करने के लिए, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्थापित करने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा जूल में कितना होता है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट से चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता। यानी नहीं किया जाता है। तो नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट से चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता? तो यूरिया को नहीं किया जा सकता। यूरिया इसका सही जवाब है। यूरिया एक बार फिल्ट्रेट हो गई तो दोबारा नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी एक ही जैसे होनी चाहिए। तो इसमें एथीन, एथाइन, एथेन अलग अलग होते हैं। एथीन में डबल बॉन्ड होता है, एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एथेन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो सजातीय श्रेणी में नहीं आएगा। मेथेन, एथेन तो ठीक है लेकिन एथीन इसमें गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सजातीय श्रेणी सेम है क्योंकि इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड होते हैं। मेथेन, मेथेनॉल, मेथेनोइकम ये अलग अलग हो जाएंगे। मेथेन अलग हो जाएगा, मेथेनॉल अलग हो जाएगा, मेथेनोइकम हो। मेथेन में कार्बन और डाइट CH बॉन्ड होगा, इसमें OH बॉन्ड हो जाएगा, इसमें COOH बॉन्ड हो जाएगा। इस कारण से ये तीनों गलत हैं और ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन सजातीय श्रेणी में बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको हमने 10 क्वेश्चन बताया और ऐसे ही जो भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसमें हम सभी 10 क्वेश्चन लेकर के आपको आएंगे। 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।